यस यस मैम, ठीक है। चलो, शायद उस सेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ तक कुछ मैम पूछना है तुम लोगों को? मैम वो देखो 13/14 है ना, वो 14 गलती से हो गया, वो उसको 15 कर दीजिए। 13/15, राइट। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो कैसे निकालते हैं इस स्टेप तक। अभिषेक हैज डाउट मैम। अभिषेक, ओके ठीक है। देखो शुरुआत से करते हैं कि हम आरएसए में हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले दो प्राइम नंबर लेने हैं। रैंडमली कोई दो प्राइम नंबर चुन सकते हो, पर दोनों प्राइम नंबर इक्वल साइज के होने चाहिए। इक्वल साइज का मतलब मैंने बताया कि क्लोज होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक प्राइम नंबर अगर मैं 5 ले रही हूँ तो दूसरा मैं 71 नहीं लूंगी, इतना डिफरेंस नहीं लूंगी। मैंने 5 लिया है तो नेक्स्ट मैं 11 ले सकती हूँ, 19 ले सकती हूँ, 23 ले सकती हूँ, इतना तक हम ले सकते हैं। पर बहुत ज्यादा मैम गैप दो प्राइम 7 भी ना, नंबर, मैम हाँ 7 भी 7। ले सकते हैं। हाँ, मतलब ये देखो इसमें ना आपकी चॉइस है। कोई भी पी और क्यू अपने हिसाब से तुम कुछ भी ले सकते हो। जब एग्जांपल मैं कराऊंगी तो मैं बताऊंगी तुम लोगों को, कुछ भी ले सकते हो तुम। तो इसमें इसमें जो आंसर आएगा ना, इसलिए बच्चों का अलग अलग आता है, क्योंकि जिस बच्चे ने जैसा प्राइम नंबर चुना है उसका की वैसा बनेगा। ठीक है, राइट। तो हम अपने हिसाब से कोई रैंडम प्राइम नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हमें n कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू क्या होगी? p मल्टीप्लाई q, मतलब दो हमने जो रैंडम प्राइम नंबर लिया है उनको मल्टीप्लाई कर लो। जो इनकी वैल्यू आएगी हमारे की का साइज, की मतलब जो क्रिप्टोग्राफी की है उसकी साइज अप्रोक्सीमेटली उतनी ही होगी जो p और q को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। सपोज मैंने 5 और 7 लिया है तो 5 इंटू 7 हमारा 35 होगा। तो हमारे की का साइज जो है वो 35 बिट्स के अराउंड होगा, ये कहने का मतलब है, राइट? यस। अब n के बाद हम निकालते हैं फाई ऑफ n। फाई कैसे निकालते हैं? फाई ऑफ n हम हर नंबर का फाई निकाल सकते हैं। जनरली कैसे निकालते हैं हम? जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया था 15, तो 15 का फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/15 से हम बढ़ते चले जाएंगे, 15/15 तक लिखेंगे। और इन रेशियो में जो रेशियो फर्दर रिड्यूस हो सकता है, मतलब और छोटा हो सकता है, उनको काट देना है। जैसे 3/15 1/5 में रिड्यूस हो सकता है, 5/15 1/3 में रिड्यूस हो सकता है। तो इन सबों को काट देना है जो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे, और जो नहीं कटे उनको काउंट कर लो। तो ये हमारा काम बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 वैल्यूज बचे जो हमारे रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो हमारा 5 ऑफ 15 क्या होगा? 5 ऑफ 15 हमारा हो जाएगा 8 जो फर्दर रिड्यूस नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? हाँ, हाँ, यस मैम। उसका कुछ नहीं करना है। ये एक 5 ऑफ 15 निकालना है। तो एक तरीका इसका है। अब ये तो हमने निकाल के देख लिया। अब इसको हम देखो, एक दूसरा तरीका हम कैसे कहते हैं कि जो नंबर हमारे पास है 15, इसको हम दो प्राइम नंबर में अगर तोड़ते हैं, दो प्राइम नंबर में क्या कौन सा टूटेगा? ये 5 इंटू 3 इसमें टूट सकता है। ये दोनों प्राइम है, देखो, है ना, ब्रेकेबल नहीं है। तो 5 ऑफ 15 क्या होगा? जो इन दोनों में टूटा है, ये मान लो इसको a ले लूं, इसको b ले लूं, तो ये होता है a-1 मल्टीप्लाई b-1। ये बेसिक फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी नंबर का फाई निकालना है तो अगर वो नंबर प्राइम नंबर्स में ब्रेकेबल है, 2 प्राइम नंबर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, तो उन दोनों प्राइम नंबर्स में a-1 इंटू b-1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उसका 5 होगा। अब जैसे यहाँ a कितना है? 5 है, तो 5-1 मल्टीप्लाई b हमारा 3 है, 3-1, तो ये हमारा हो गया 4 इंटू 2, मतलब हमारा 5 ऑफ 15 8 निकला फॉर्मूले से भी, और ये हमने प्रूफ भी करके देखा कि ये हमारा 8 निकल रहा है। मैम इसको ऐड भी कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, ऐड नहीं करना है, ठीक है? इस नंबर के लिए हो जाएगा, जनरलाइज नहीं कर सकते इसको। ठीक है अभिषेक? यस मैम। तो 5 और 15 निकालने का, किसी नंबर का 5 निकालने का बेसिक तरीका यही है कि आप उसको प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करिए। दो
फैक्टर निकालिए और दोनों प्राइम नंबर में -1 करके मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी फाई ऑफ दैट नंबर। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पद्माक्ष, भावेश? नो नो मैम। मैम। तो इसी तरीके से हमें फाई ऑफ n निकालना है। देखो हमें फाई ऑफ n निकालना है, तो n को हमने दो प्राइम नंबर में तोड़ा हुआ है, p और q। तो हम फाई ऑफ n कैसे निकालेंगे? तो फाई ऑफ n हो जाएगा p माइनस 1 मल्टीप्लाई q माइनस 1, राइट? क्योंकि हमने देख लिया है कि हम नंबर को दो प्राइम नंबर में अगर तोड़ लेते हैं और उनमें से -1 करके दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाई ऑफ दैट वन नंबर मिल जाता है, राइट? तो हमने यहाँ पे n को दो प्राइम नंबर से ही बनाया था, p और q से, तो हम p माइनस 1 इंटू q माइनस 1 अगर करेंगे तो हमें फाई ऑफ n मिल जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और मैम अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसको दो प्राइम में नहीं तोड़ा जा सकता है तो? हाँ, तो फिर उसका तरीका ये है, लॉन्ग फॉर्म है, फॉर्मेट में करते हैं इसको हम। ये रहा ना, ठीक है? ओके मैम। हमारे केस में क्या है कि हमें लेना ही है प्राइम नंबर। देखो शुरुआत में ही हमें दो प्राइम नंबर लेने हैं और n जो होगा वो दोनों प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लीकेशन हमें लेना है ना? तो हमारे लिए इसलिए ये आसान हो जाएगा क्योंकि हम दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ही n बना रहे हैं, तो हम p माइनस 1 इंटू q माइनस 1 इजिली कर सकते हैं, यस मैम। राइट? अब एक्चुअल चीजें अब यहाँ से नंबर 5 से देखो, अब हमें क्या करना है, choose an integer e such that e जो होगा वो 1 से बड़ा होगा और फाई ऑफ n से छोटा होगा। हमें एक e ऐसा नंबर चुनना है जो 1 से बड़ा हो और फाई ऑफ n से छोटा हो, और दो क्राइटेरिया इसमें है, एंड GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ e एंड फाई ऑफ n इज इक्वल टू 1। ये दो क्राइटेरिया फॉलो करके मुझे एक नंबर, एक इंटीजर चुनना है e। अब ये दोनों क्राइटेरिया क्या है? देखो मतलब मान लो हमने फाई ऑफ n निकाला, तो हम एक इंटीजर ऐसा चूज करेंगे जो 1 से बड़ा होगा और फाई ऑफ n से छोटा होगा, मतलब 1 और फाई ऑफ n के बीच में हम एक इंटीजर वैल्यू चुनेंगे। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि वो नंबर और फाई ऑफ n के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर उसका 1 होना चाहिए, मतलब वो दोनों नंबर आपस में डिविजिबल ना हो या किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल ना हो 1 के अलावा। दैट इज द मीनिंग। समझ आया या नहीं दोनों कंडीशन? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ग्रेटेस्ट पहला वाला समझ आ गया कि हमें फाई ऑफ n से छोटा और 1 से बड़ा एक इंटीजर चूज करना है, मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, किसी एक को चूज कर सकते हैं। हम चूज कर लिया, लेकिन चूज करने के लिए हमें दूसरा कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर हमने चुना है, हमारे पास फाई ऑफ n तो पहले कैलकुलेट कर लिया हमने, तो जो नंबर हम चुनेंगे वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसमें और फाई ऑफ n के बीच में 1 के अलावे कोई और नंबर से वो आपस में डिवाइड ना हो, मतलब उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होना चाहिए, मतलब वो आपस में इनडिविजिबल हो या किसी कॉमन नंबर से डिवाइजिबल ना हो। जैसे कि मान लो मेरा फाई ऑफ n 8 आया, ठीक है? अब अगर e मैं 2 ले रही हूँ तो क्या है कि 2 और 8 डिविजिबल है, या e मैं 4 ले रही हूँ तो ये दोनों क्या है, आपस में डिविजिबल है, तो हम 4 नहीं लेंगे। हम अगर 3 ले सकते हैं ना? ऑब्वियसली अगर मैं 3 ले लिया तो हाँ, लेकिन फाई ऑफ n से छोटा होना चाहिए ना, 13 नहीं लेंगे, 1 लेकिन 1 से लेके 8 तक के बीच में ले सकते हैं, क्योंकि हमारा फाई ऑफ n 8 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ 3 ले सकती हूँ, मैं यहाँ 5 ले सकती हूँ, 7 ले सकती हूँ, क्योंकि आपस में 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल है दोनों, इसके अलावा किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। दैट इज द मीनिंग, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होना चाहिए। बदमाश, ठीक समझ आया?
मैम 4 नहीं ले सकते, वो तो कट हो जाएगा ना। 4 नहीं ले सकते, इसलिए तो कहा ये नहीं ले सकते हम, 3, 5, 7 ओके ये सब ले सकते हैं। ओके मैम। तो ये सेकंड पॉइंट समझ आया कि जो नंबर हम यस चूज मैम। करेंगे, अब चूज क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास देखो 3 ऑप्शन है, तो मैं कोई भी ले सकती हूँ इसमें से, राइट। यस मैम। तो इससे हमें एक हम चूज करेंगे इंटीजर ई। अब दूसरा हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है डी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा दैट इज स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 कहता है कि कंप्यूट या कैलकुलेट अ वैल्यू डी। देखो ई में हमें चूज करना है, ध्यान देना, टर्म में ई में हमें चूज करना है और यहाँ हमें डी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट अ वैल्यू डी सच दैट 1 is smaller than d is smaller than phi of n। मतलब अगेन यहाँ भी phi of n और 1 के बीच में हमें एक वैल्यू d कैलकुलेट करनी है, पहला क्राइटेरिया। एंड दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि e मल्टीप्लाई d मॉडुलो डिवीजन। पढ़ा है तुम लोगों ने मॉडुलो डिवीजन? यस मैम। मॉड phi ऑफ n इज इक्वल टू 1। ये क्राइटेरिया है कि अब देखो पहला वाला तो समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने कहा था कि आरएस से थोड़ा डिफिकल्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला वाला समझ आ गया है तुम लोग कि डी हमारा जो होगा वो 1 और phi ऑफ n के बीच में होगा, राइट। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि जब हम ई और डी को मल्टीप्लाई करके phi से मॉडुलो डिवीजन करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। मॉडुलो डिवीजन क्या करता है, रिमाइंडर देता है। मतलब यस मैम। ई और डी का जो प्रोडक्ट होगा उसको जब हम phi ऑफ n से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ये कंपल्सन है, ठीक है। अब ये और क्लियर होगा जब और एग्जांपल मैं भी एक लेके कराऊंगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कंडीशन समझ आई या नहीं, कंडीशन क्या कह रहा है? एग्जांपल मैं भी एक करवा दूंगी तुम लोगों को कि हम ई तो हमने चूज कर लिया, अब डी हम ऐसा चूज करेंगे कि जब मैं ई और डी को मल्टीप्लाई मैम करूं। हेलो मैम। बोलो मैम यहाँ पे अगर डी भी 3 चूज करे तो? बता दें, एग्जाम्पल तो मैं भी करा दूंगी, पहले ये चीज समझ आएगी क्या कह रहा है। ये एग्जाम्पल मैं भी ये करवा क्लियर रही हो हूँ। गया है, क्लियर है। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हमें डी ऐसा नंबर लेना है कि जब ई और डी को मल्टीप्लाई करें हम और इस प्रोडक्ट को हम phi ऑफ n से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है। क्वोशंट से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए, ये कंडीशन है। अब स्टेप नंबर 7, ठीक है। जब इतनी चीजें हम कैलकुलेट हमने कर लिया तो अब नाउ n और e ये कॉम्बिनेशन जो होगा ये हमारा पब्लिक की होगा, क्योंकि ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। पहले ही कहा था कि पब्लिक की और प्राइवेट की अलग अलग होंगे इसमें। तो n और e का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा पब्लिक की होगा और n और d का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा प्राइवेट की होगा। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है कि हमें 2 की मिलेंगे, एक n और e का कॉम्बिनेशन होगा और दूसरा n और d का कॉम्बिनेशन होगा। थर्ड थिंग हमारा जो सिफर टेक्स्ट का भी इसमें फॉर्मूला होगा। स्टेप नंबर 8 जो हमारा सिफर टेक्स्ट होगा, सिफर टेक्स्ट मतलब इनकोडेड जो डेटा होगी, सिफर टेक्स्ट वुड बी प्लेन टेक्स्ट टू द पावर e, प्लेन टेक्स्ट टू द पावर e मॉडुलो डिवीजन n। ये हमारा सिफर टेक्स्ट होगा। मतलब मुझे जिस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है सिफर टेक्स्ट में वो प्लेन टेक्स्ट हम लेंगे, उसके पावर में e करेंगे और मॉडुलो डिवीजन करेंगे n से, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा सिफर टेक्स्ट बनेगा। और हमारा अगर हमारा सिफर टेक्स्ट हमें मिल गया तो हमारा प्लेन टेक्स्ट कैसे मिलेगा? प्लेन टेक्स्ट वुड बी सिफर टेक्स्ट टू द पावर d mod n।
ये दो फॉर्मूले हैं इसमें कि मुझे प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ई और डी चूज करना पड़ेगा। ई और डी के लिए हमने जो स्टेप्स किए उस हिसाब से हम ई और डी निकाल लेंगे और एन भी निकाल जाएगा हमारा। हमें से कोई प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, उसे सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम उस टेक्स्ट के पावर में ई डालेंगे और मॉडुलो डिवीजन करेंगे एन से, जो रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उस टेक्स्ट को के पावर में डी करेंगे, मॉडुलो डिवीजन एन करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी माय प्लेन टेक्स्ट। ये दो फॉर्मूले हैं, राइट? राइट मैम, क्लियर है मैम। यहाँ स्टेप्स तुम लोगों को किसी को डाउट है तो बताओ, अब मैं कोई एग्जांपल लेके इसको क्लियर हेलो करा मैम, दूंगी। मैम बोलो। मैम, मैं बोल रहा था ना कि एग्जाम्पल में ना मैम 3 और 5 लीजिएगा, क्योंकि मैंने मैम वही करके मैंने मतलब क्या है, तो मैम मेरा एन का वैल्यू कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से पता है कितना है। देखो इससे क्या है, अभिषेक एक स्टेप बाय स्टेप समझो। यहाँ तक स्टेप्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी स्टेप को समझने में? अजय, नो मैम, किसी को कोई प्रॉब्लम? स्टेप समझ में आ गए? अब इसमें देखो, इसमें होगा क्या, आरएसए में या तो तुम्हें एल्गो लिखना आएगा, तो एल्गो में तुम्हें ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे क्लियरली, या फिर तुम्हें एक कोई प्लेन टेक्स्ट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यूजिंग आरएसए कन्वर्ट इट इन सिफर टेक्स्ट। ठीक है, दो तीन तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें एक कोई प्लेन टेक्स्ट दे दिया गया, या तो पी और क्यू की वैल्यू भी दिया जा सकता है एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन में होता है कि पी और क्यू की वैल्यू दी रहती है, पी और क्यू की वैल्यू दी रहेगी और एक प्लेन टेक्स्ट दिया रहेगा, ठीक है, और तुम्हें कहेगा कि इस प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर एक प्लेन टेक्स्ट दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करिए यूजिंग आरएसए, तो उस केस में पी और क्यू तुम लोग अपना अपना चूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हम क्या लें, तुम क्या कह रहे हो, 5 और 3 लेके कह रहे हैं, ये बड़े छोटे हो जाएंगे। चलो फिर भी मैं आई विल ट्राई कि सपोज मैं पी ले रही हूँ 5 और क्यू ले रही हूँ 3, ठीक है। देखते हैं ये इसमें, क्योंकि हर नंबर में एप्लीकेबल नहीं होगा, आई विल जस्ट ट्राई कि मैं इसमें अगर कर सकती हूँ, ठीक है। स्टेप 1 में हमने पी और क्यू ले लिया, आ गया समझ? स्टेप 2 में हमें एन निकालना है, n एन इक्वल टू p into q कर देंगे। 5 into 3 that is 15। स्टेप 3 में हमें phi of n निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा p minus 1 multiply q minus 1 that is 4 into 2 मतलब 8, ठीक है। ठीक है। अब हमें चूज करना है e, चूज e। तो e के लिए क्या कह रहा है कि ये 8 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी चीज उसमें e में क्या था, देखो पहला था कि ग्रेटेस्ट कॉमन, कि 8 और e के बीच में कोई कॉमन डिविजन नहीं होना चाहिए। तो सपोज मैं e ले रही हूँ, सपोज मैंने ले लिया कितना, एक ही नंबर बच रहा है यहाँ पे अभिषेक, इसलिए मैं कह रही छोटा नहीं लगी थी, चूज करने का फिर इसमें ऑप्शन नहीं है। 5 और 3 मेरे पास 5 प्राइम नंबर आ गए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बच गया 7। समझ में आ रहा है अभिषेक, छोटे नंबर क्यों नहीं लेते हैं हम? मैम 1 Yes, to 8 के बीच में होना चाहिए, बट प्राइम ही होना चाहिए। नहीं, कॉमन डिविजन कोई नहीं होना चाहिए, मतलब 8 से का कोई, मान लो मैं 2 लेती हूँ तो 8 से कॉमन फैक्टर है उसका, मैम 3 नहीं हो जाएगा? 3 3 तो ऑलरेडी क्यू है ना, ओह ओके मैम, 5 भी है, 5 भी है, इसीलिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है 7, राइट। हमने 3 ले लिया तो फिर वो नहीं ले सकते है ना मैम? नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, तो मेरे पास क्या बच ओह। जाता है, सिर्फ 7 बच जा रहा है। यस बाकी मैम, लोग नहीं हो भी- पाएगा फिर। एक मिनट, बाकी लोग बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हमें 7 ही क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे 1 से बड़ा नंबर लेना है और 8 से छोटा लेना है, सच दैट कि 8 और उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 5 और 3 हम ऑलरेडी पी और क्यू में ले चुके हैं, तो मेरे पास क्या बच जाता है, सिर्फ 7। तो हमने सपोज ई ले लिया 7। सबको क्लियर है?
अब डी लेना है, मुझे कैलकुलेट करना है डी। तो डी के लिए हमें क्या करना है कि एक तो डी सबसे पहले 1 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, यही है ना। 1 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। तो अब हमारे पास और दूसरी चीज है कि E मल्टीप्लाई डी मॉडुलो डिवीजन फाई ऑफ n जब हम करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए। यही दो क्राइटेरिया था। यस मैम। यस मैम। तो अब E तो मेरे पास 7 है ही, ये हम ले चुके हैं। तो अब हमें D ऐसा लेना पड़ेगा। अब फाई ऑफ n कितना है हमारा? फाई ऑफ n हमारा कितना है? 8 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल से 1 ज्यादा हो। मतलब यहाँ की इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो इसको कैसे निकालते हैं हम। अब मान लो कि मैं 9 का मॉडुलो डिवीजन 8 करती हूँ तो कितना आएगा? रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 आएगा मैम। ठीक है। 17 का मॉडुलो डिवीजन मैं 8 करती हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। देखो 8 2 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा? क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है तो रिमाइंडर। अब 25 को मैं 8 से करती हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यस मैम। तो सारे लोग एक बार हाँ या ना बोलते जाओ, क्योंकि नहीं समझ Yes, में आ रहा ma'am. है। समझ में आ रहा है। 23 को हम हाँ बोलो अजय। मैम ये a इंटू डी मॉड्यूल 5n इक्वल्स टू 1, ये वही बता रहे हो आप? हाँ कि कैसे निकालना, मैं इसको तुम लोगों को ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे निकाला जाता है, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम कर हो जाएगी। तो देखो हमें रिमाइंडर किस नंबर से 1 मिल रहा है। ये सारे नंबर क्या हैं? 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल से 1 ज्यादा है ये नंबर। 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लिखें तो क्या होता है? 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। लेकिन हमारे पास जो नंबर क्या क्या है, देखो ये सारे नंबर क्या है? 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो वैल्यूज हैं उनसे एक नंबर अगर ज्यादा हम लेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। यस मैम। तो हमें कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर लें कि जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें से कोई एक वैल्यू मेरे पास आ जाए। इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल से एक ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि मुझे 8 की वैल्यू ऐसी चूज कर, ये डी की वैल्यू ऐसी चूज करनी पड़ेगी कि जब मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो इस सीरीज में, मतलब 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो वैल्यूज हैं उनसे एक ज्यादा कोई एक वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि अदरवाइज हम करते रह जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या होगी? 41, 49, ठीक है। और तो मैम डी को 7 कर देंगे तो 7 × 7 49। लेकिन डी को अगर हम 7 कर देंगे तो हमारा क्या है, ये एसिमेट्रिक मैम की सेम हो जाएगा नंबर शायद। हो जाएगा, तो प्राइवेट की और पब्लिक की सेम हो जाएगी ना। यस मैम। राइट। तो इसीलिए अभिषेक हम इतना छोटा वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ डी के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डी जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए, यही था ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए। इसीलिए शुरुआत में ही ये कहा जाता है, देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है? लार्ज रैंडम प्राइम नंबर। अभिषेक यस मैम, क्लियर है। तो अपनी गलती समझ में आ गई तुम्हें, कहाँ गलती किए थे तुम? मैंने इसलिए एक्सप्लेन इसलिए कर दिया को लगाना दिक्कत नहीं है। नहीं, इसीलिए मैंने इस नंबर को लेके एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कहीं डाउट है कि हम छोटा क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डी के लिए ऑप्शन नहीं बचेगा फिर ना, क्योंकि मुझे ये कंपल्सन फॉलो करना है कि ये डी से छोटा ही होगा और हमारा फाई ऑफ एन से छोटा ही होना है, और फाई ऑफ एन 8 ही अगर लेंगे तो मेरे पास नंबर ऑप्शंस बड़े कम हो गए ना।
जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हम ये हमारा एल्गो नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें शुरू में ही कहा गया है कि 2 लार्ज प्राइम नंबर्स लेने हैं मुझे। अंडरस्टैंड? तो अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, जिससे कि ये सारी चीजें मैं करा पाऊं तुम लोगों को। चलिए, किसी को इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लो। एनी क्वेरी? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। चलिए, अब मैं एक एग्जांपल, कोई फिजिबल एग्जांपल लेके तुम लोगों को बताती हूँ कि कैसा ले सकते हैं। और मल्टीपल ऑप्शन, बहुत बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो हम ले सकते हैं, पर मैंने जो लिया हुआ है, देखो मैंने इसमें, मान लो मैं ले रही हूँ, मैंने जो लिख के रखा है एक एग्जांपल तुम लोगों के लिए, P मैंने लिया है 7 और Q मैंने लिया है 17। वीडियो क्लियर है? ठीक है। यस मैम। P मैंने 7 लिया है, कितने, हाँ, P 7 और Q 17, पहला स्टेप। दूसरा मुझे n निकालना है, तो n इक्वल टू हम कर देंगे P इंटू Q, मतलब 7 इंटू 17, कितना हो गया? 96, नहीं 119। ठीक है। यस मैम। गौरव, इज इट क्लियर? फाई ऑफ n क्या होगा? P माइनस 1 मल्टीप्लाई Q माइनस 1। देखो हम अब वैल्यू कहते हैं कि मेरे पास ऑप्शंस बचे चूज करने के लिए C, E और D का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 16, मतलब 96। ठीक है, दोनों, ये हमारा फाई ऑफ n हो गया। अब E के लिए हम क्या करेंगे? E हमें, E शुड बी वन से बड़ा होना चाहिए और 96 से छोटा होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर E और 96 का GCD ऑफ E एंड 96 शुड बी 1। मतलब हमें एक ऐसा वैल्यू चुनना है जो 1 और 96 के बीच में हो, और 96 और उसके बीच में कोई भी कॉमन डिवीजर 1 के अलावा ना हो। तो कोई भी, बहुत सारे, हम 7 ले सकते हैं। 7 तो मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब मान लो मैं 9 ले रही हूँ, लेकिन 9 अगर लेती हूँ तो 3 हमारा कॉमन डिवीजर हो जा रहा है, तो 9 नहीं ले सकते हैं। 11 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं हम। 13 ले सकते हैं। 13 का टेबल में 96 आता है क्या? देखो, नहीं, 13 ले सकते हैं। तो अब अलग अलग लोग से, कोई चाहे तो E को चाहे तो 11 ले ले, कोई चाहे तो E को 13 ले सकते हो। अब 17 चूंकि हमने लिया हुआ है नहीं ले सकते हैं, तुम चाहो तो 23 ले सकते हो। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए E के लिए। समझ में आया अभिषेक? क्लियर है। तो और या E को मैं चाहूँ तो 5 भी ले सकती हूँ, क्योंकि 5 और 96 के बीच में भी कोई कॉमन डिवीजर नहीं है, नहीं है ना? देखो 5 और 96 के बीच में। मैम। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने चूज किया, इसमें से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। सपोज E मैंने ले लिया 5, तुम चाहो तो 11 लो। 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 हमारे पास P में ऑलरेडी है। हम 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, तुम लोग अलग नंबर लेके भी ट्राई कर लेना। सपोज मैंने E को ले लिया 5। अब हमें कैलकुलेट करना है D को, कैलकुलेट D के लिए भी अगेन वही चीज है कि ये 96 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, और जब हम E को D से मल्टीप्लाई करें और 96 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। मतलब E और D का जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लीकेशन जो वैल्यू हो वो 96 के मल्टीप्लीकेशन टेबल से एक ज्यादा होनी चाहिए। यही मतलब है ना? कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसको करके देखा है, तुम लोग भी ट्राई कर लेना। मैंने D लिया 77 कैसे, क्यों? क्योंकि देखो E मेरे पास 5 है, तो हम 5 इंटू 77 अगर करते हैं, कितना आ रहा है? देखो 5 इंटू 77, 385। 40 385। हाँ, अब
देखो, और 96 4 जा कितना होता है? 384। 96 4 जा अगर करोगे तो 384 आता है। मतलब ये इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल के वैल्यूज से एक ज्यादा है ना? तो हम इसको ले सकते हैं। और भी ऑप्शन तुम ले सकते हो, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम जो यहाँ पे वैल्यू रखो डी का, वो क्या होना चाहिए। जब हम उसको ई से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू या तो 97 आए, 96 से एक ज्यादा, 96 2 जा कितना होगा? 96 2 जा 192, तो वो 92 वैल्यू है। हमारी 193 आए। मतलब हम 77 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो 193 आना चाहिए, तभी हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो तुम ऐसे ही क्या कर सकते हो कि 96 को मल्टीप्लिकेशन टेबल देख लो और उसमें एक एक जोड़ लो, तो जो वैल्यू आई, तो हमें यहाँ पे 5 तो हमने चूज कर लिया है। अब हमें दूसरी वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाए। तो मैंने देखा कि मेरा 385 आ रहा है, कि जब हम 77 रखते हैं तो मेरा 385 आता है, और 384 96 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर मेरा 1 होगा। और भी वैल्यू निकाल सकते हो तुम चाहो तो इसमें से आगे ट्राई करके। तो मेरा नियरेस्ट जो वैल्यू निकला था ये 77 आया था, तो मैंने डी ले लिया 77। लेना कैसे? बोलो। डी को हमें अज्यूम करना है? नहीं, कैलकुलेट करना है, अज्यूम नहीं। क्योंकि कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि अच्छा, मल्टीप्लाई करने के ठीक। बाद डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा एक आए, इसीलिए। ठीक है। तो हमने यही कैलकुलेट ही कर रहे हैं ना, अज्यूम नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं इसको देख देख के कि मेरा रिमाइंडर हमेशा 1 कैसे आएगा 96 से डिवाइड करने के बाद। यहाँ तक कोई क्वेरी है किसी को? नो मैम, मेरा भी। तो अब हमारे पास क्या हो गया? ई मेरा हो गया 5 और डी मेरा हो गया 77। तो इसमें डी और भी निकाल सकते हो, इसी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आगे देखना, तो यू कैन फाइंड मोर वैल्यूज फॉर डी, निकाल सकते हो, आ जाएगा। तो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, मुझे पहला ही वैल्यू मिल गया तो मैं यहीं पे छोड़ दिया मैंने। अब मेरा पब्लिक की क्या हो जाएगा? पब्लिक की हमने क्या कहा था? ई और एन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा पब्लिक की होगा। तो पब्लिक होगा हमारा 5 और 117, ये हमारा पब्लिक की हो गया, राइट। और प्राइवेट की हमारा हो गया 77 और 117, ये हमारा। मैम ये 117 कहाँ से आया? ये एन है ना, देखो हमने क्या कहा था, फॉर्मूला देखो कि एक मिनट, फॉर्मूले में लिखवा दिया था ना अजय, एक देखो अभी से एक पॉइंट देखो, ये अजय ये फॉर्मूला लिखा था ना, पब्लिक की क्या होगी? एन और ई। तो एन क्या है? पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन है ना, एन। हाँ। तो अब देखो हमने इस एग्जांपल में एन क्या निकाला है? पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कितना? सॉरी 117 नहीं, 119। यस मैम। हाँ 117 नहीं, मैं गलत लिख दिया मैंने, ये 119 होगा। अब समझ आ गया? ठीक है मैम, आ गया। तो ये हमारी पब्लिक की हो गई, ये हमारी प्राइवेट की हो गई। अब मान लो मैंने एक कोई प्लेन टेक्स्ट ले लिया, लेट प्लेन टेक्स्ट सपोज मैं कितना 19 मान ले रही हूँ। सपोज मेरा प्लेन टेक्स्ट कितना है? 19 है। मुझे 19 को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे कि सिफर टेक्स्ट की वैल्यू क्या होती है? सिफर टेक्स्ट होता है, अच्छा इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, ये ध्यान रखना। ये तुम करने के लिए चाहो तो अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, पर तुम्हें जो नंबर दिया जाएगा वो छोटे दिए जाते हैं, तो वो ऐसे जनरली ऐसे भी हो जाता है। तो सिफर टेक्स्ट हमारा क्या होता है? हमने फॉर्मूला लिखा था, सिफर टेक्स्ट इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट टू द पावर ई मॉडुलो डिवीजन 5 ऑफ n, सॉरी मॉडुलो डिवीजन n, नॉट 5 ऑफ n, मॉडुलो डिवीजन n। तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है 19 ई की वैल्यू हमारे पास है 5, ई के पावर 5 मॉडुलो डिवीजन 119। तो हम क्या करेंगे?
19 के पावर 5 निकालेंगे, उसको 119 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा सिफर टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है, ये मैंने देखा ये 66 आ रहा है, तुम लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ये रिमाइंडर आ गया 66, तो ये हमारा हो गया सिफर टेक्स्ट। अब इसको अगर वापस मुझे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे ये वापस 19 मिलना चाहिए। तो हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं या हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या है? प्लेन टेक्स्ट का फॉर्मूला है सिफर टेक्स्ट टू द पावर डी मॉड एन। तो हमारे पास 66 आया, तो 66 टू द पावर 77 मॉडुलो डिवीजन 119 जब हम करते हैं तो हमें वापस 19 मिलता है। तो ये हमें प्रूफ कर रहा है कि हम जब इस फार्मूले को लगाते हैं तो 19 को जब हमने सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया इस फार्मूले को से, तो 66 आया, और इसी फार्मूले से जब हम इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वापस मुझे 19 मिल जाता है। ओके मैम। मैम ये जो हमने 19 ये लेट करा है हमने? हाँ, लेट करा, लेट लिखा है ना, देखो लेट। तो ये तो यार एग्जांपल में या तो क्वेश्चन में दिया रहता है, जनरली क्वेश्चन में प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू दी रहती है कि दिस इज द प्लेन टेक्स्ट, इसको कन्वर्ट करिए। नाउ आप लोग अपने डाउट्स बताओ, अगले क्लास में मैं एक आधा एग्जांपल और करवा दूंगी तुम लोगों को, ठीक है इसका? कोई किसी का कोई क्वेरी है इसमें? मैम मुझे कोई भी डाउट नहीं है, बस आपसे थोड़ा सा टिप लेना है। ये 66 आप इतना जल्दी जो कैलकुलेट किए, मुझे भी बताइए कैसे किए। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने ये एग्जांपल करके रखा, अपने आप नहीं होता है। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए करना पड़ता है कि मुझे लगा आप जल्दी से कैलकुलेट कर ली, तो मैं भी सोचा था कुछ टिप्स लूं। मैंने तो कहा कि नहीं कि ये मैंने करके रखा, ही तो बताया कि मैंने ये लिया है, ये करके रखना पड़ता है ना, क्योंकि मैं 2 बड़े नंबर ले रही थी। अगली क्लास में मैं जो तुम लोगों को एग्जांपल लगा लूंगी वो एक कोई छोटा नंबर लेके बताऊंगी जो कि हैंड टू हैंड कैलकुलेट हो जाए। तो मैंने एक बड़ा नंबर इसलिए लेके दिखा दिया कि बड़े नंबर से भी डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन होती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउड है, तुम कर यूज, मतलब अभी तो हम तुम्हारे पास देखो एक आधा ही क्वेश्चन आता है, पर इसमें जब हम डिटेल में जाते हैं ना इस सब्जेक्ट में, तो कैलकुलेटर अलाउड होता है क्रिप्टोग्राफी में, तो आप कर सकते हैं यूज। ये मैंने करके रखा था, ठीक है, कैलकुलेटर से। अगली क्लास में मैं एग्जांपल लूंगी तो कोई छोटी वैल्यू लूंगी, मे बी 11, 11, 7 या 19 इस टाइप का कुछ वैल्यू लेके वो करेंगे हम फिर। एल्गोरिथम में कहीं कोई प्रॉब्लम है? जो स्टेप्स लिखे हैं, देखो शुरुआत से जो स्टेप्स लिखे हैं इसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? ये सारे? नो मैम। तो मैं इसका भी ना स्क्रीनशॉट तुम लोगों को भेज देती हूँ इन सबों का, एक बार तुम लोग गो थ्रू कर लेना एग्जांपल और इसको फेयर कर लेना स्टेप्स को, ठीक है? ठीक है, ओके मैम। और अगली क्लास में इसका एक एग्जांपल हम और करेंगे, 1-2, या कोई हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करके देखेंगे, ठीक है? ठीक है। चलिए, ओके, देन ऑन फ्राइडे, नेक्स्ट हम फ्राइडे करेंगे। यस मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।